हम अपने आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। इसलिए जितने भी सिपाही हैं हमारे, वो उनका सबका के बाद वर्तमान स्थितियों में ये है कि कलेजे से ज़रूर संपन्न है, कलेजे से कमजोरी नहीं रहती कहीं भी। और रही सेवा भावना की बात, हमने अगर छपवाया है तो अगर हमने अपनी फ़ोटो लगा दी तो वो गलत है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। नहीं, जानसी को जिनका आप नाम ले, जिन्हें अभी टिकट मिली है, उसके पहले 33,000 ही वोटों से हराए थे, याद होगा आपको। जीत पाएंगे या जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जितने सवाल आपने किए उसी के अंदर जवाब छुपा हुआ है। आपने खुद सवाल किया, उसी में जवाब है। तो सीधी विधानसभा में उन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में शायद कहीं कोई विकास कार्य नहीं किए। माननीय सांसद को मिल चुका है रीति पाठक जी को, लेकिन अब इस चीज का इंतजार है कि कांग्रेस किसे देगी। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ, और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि लगातार चुनाव को लेकर के गर्मा गर्मी देखने को मिला सीधी जिले में। आपने ये भी देखा कि सीधी जिले में किस तरीके से पंडित केदारनाथ शुक्ला का जो है टिकट कट गया, जो कि उन्हें ही 100% विश्वास था अपनी पार्टी पर, लेकिन पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दिया ही नहीं गया। अब इस पूरे मामले पर जो है इस टाइम पर चर्चा का विषय ये मुख्य रूप से बना हुआ है कि आखिर में वो करेंगे तो करेंगे क्या। दूसरी तरफ हम बात करें कि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, और कांग्रेस की लिस्ट जारी ना होने की क्या वजह है, अभी तक वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, वो तो पता ही करेंगे हम। साथ में मैं आज आपको परिचित करवाऊंगा एक ऐसे व्यक्तित्व से, मैं आपको बता दूं कि जो लगभग आज 28 साल गुजर चुके हैं कांग्रेस में राजनीति करते हुए, लेकिन अभी भी उन्हें कोई मैं आपको बता दूं कि पदभार अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ चीज़ों में लगातार उनके जो है कदम जमे रहे, जो कि उनके द्वारा इतनी मेहनत की गई और एक अलग ही वर्चस्व उन्होंने बनाया, जो कि मैं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं संदीप उपाध्याय जी उर्फ दादू, जो कि शायद आप चेहरे से ऑलरेडी परिचित होंगे, और जो नहीं होंगे तो आज खुद जानेंगे आप उनके बारे में। बहुत सारी बातें और चर्चाएं होंगी। हमारे साथ हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि कांग्रेस में आप कब से आए और क्या क्या आपकी भूमिका रही कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस में आपने क्या क्या कहाँ कहाँ आपने कदम रखा। कई सारी जो है लगभग 28 साल जो आपने वक्त बिताया, बहुत कुछ रहा होगा जीवन में कि आपने कांग्रेस को इतना वक्त दिया, तो क्या क्या किया आप? वैसे तो मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, साधारण कर्मचारी का बालक रहा हूँ। पिताजी के जरूर आदरणीय दाऊ साहब से संबंध रहे, और पारिवारिक रूप से हम लोग कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे, उससे जुड़े रहे। और राजनीति छात्र जीवन से, कॉलेज टाइम से, जब हम 92 में कॉलेज में आए 92-93 से, तो छात्र राजनीति और छात्र आंदोलन और उनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। अपना ग्रुप भी ऐसा रहा कि हम लोग कॉलेज या स्कूल या छात्रों के प्रति जो भी सही हो उसके पीछे लड़ाई लड़ते थे। उसके बाद तात्कालिक उस समय एक तिवारी कांग्रेस बनी, अलग हुई, तो हम लोगों के ज़िले के आदरणीय दाऊ साहब थे, उनके प्रति समर्थन दिखाने के लिए हम लोगों ने, हमारे बड़े भाइयों ने अर्जुन ब्रिगेड का गठन किया। हम उसके साथ काम करते थे, तभी से थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ा। बाद में विलय हुआ उसका, कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी आ गई, तो हमारा संबंध बाबा दादाजी से था, स्थानीय जिला अध्यक्ष पूर्व रहे। उन्होंने हमको राहुल भैया से मिलवाया, और उन्होंने, भैया ने ऑफ़र किया आपको यूथ अध्यक्ष बनाते हैं। तो मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने कहा कि भैया अभी तो मैं छात्र राजनीति में हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एनुशियाई का ही उचित रहेगा बनाना। उसमें भानु जी रहा करते थे यूथ अध्यक्ष, उनके लिए मैंने समर्थन भी किया था। तो एनुशियाई का अध्यक्ष मुझे 96-97 में बनाया गया। उसके बाद मैं 2006 तक रहा एनुशियाई में, छात्र आंदोलनों में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालिक सरकार भी अपनी थी, उसके खिलाफ आंदोलन करके हम लोग छात्र संघ के चुनाव शुरू करवाए। सीधी सिंगरौली जिला 1 रहा,
और लगभग सीधी सिंगरौली पूरे ज़िलों में जब छात्र संघ के चुनाव हुए तो एनओसीआई समर्थित करीब 90% के ऊपर हम लोगों ने चुनाव जीते कॉलेजों में, और एनओसीआई के समर्थन के अध्यक्षों को बनाया। कई कैंप लगाए, कई टीकाकरण कैंप लगाए, कई सामाजिक कार्य उस समय पर हम लोगों ने किए थे। 2008 में फिर मैं नगर पालिका सीधी से वार्ड 13 से पार्षद रहा। मैंने नगर पालिका वार्ड में के अलावा क्षेत्र में हर जगह काम किया, और उसी वजह से तात्कालिक सरकार ने मुझे सर्वश्रेष्ठ पार्षद का पुरस्कार भी दिया था। आज भी कांग्रेस से आदरणीय नेता से जुड़ा हुआ हूँ, निरंतर सेवा में लगा हुआ, जिला कांग्रेस का वर्तमान महामंत्री हूँ। 2018 में भी थोड़ा प्रयास था अपने को विधानसभा के लिए, पर दिल्ली भोपाल तक था नाम अपना, जहाँ तक लोग बताते हैं। बाकी मैं तो देखा नहीं, पर लगभग मुझे आभास है ऐसा, आज भी हूँ। अब देखिए आगे नेता, पार्टी और जो तय करेंगे भूमिका, क्योंकि हम किस लायक हैं, किस जगह पर हमें उपयोग किया जा सकता है, ये तो पार्टी और नेता ही तय करेंगे। जी। आज कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है सीट को लेकर के कि यहाँ की सीट किसे मिलेगी, टिकट किसे मिलेगा। और ये भी देखा जा रहा है कि जो इस टाइम पर वर्तमान में विधायक हैं पंडित केदारनाथ शुक्ला, उनका टिकट कटने से कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि भाजपा तो अनाउंस कर दिया उसने कि सीधी से टिकट जो मिल चुका है वो सांसद, माननीय सांसद को मिल चुका है, रीति पाठक जी को। लेकिन अब इस चीज़ का इंतज़ार है कि कांग्रेस किसे देगी। कांग्रेस जिसमें 28 साल आपने भी वक्त बिताया है, एक जान सिंह जी हैं जो कि आप खुद देख रहे हैं जिला अध्यक्ष हैं वो, फिर अभी जो है नवीन चेहरा जो देखा जाए तो देवेंद्र सिंह दादू का है, अभी इसके पहले भी अगर देखा जाए तो देवेंद्र सिंह मुन्नू जी का है। कई सारे चेहरे जो है तो चलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है टिकट कहाँ जाएगा, किसके पास किसका नाम आएगा? और जहाँ एक महिला सामने हो तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी ऐसा हो सकता है कि कोई महिला भी सामने आ सकती हैं? ये प्रश्न जो आपने किया ये हमारे लिए उचित नहीं है जवाब देना। ये हमारे नेता, हमारी पार्टी तय करेंगे। जिस तरह आपने सभी का नाम लिया, हम सब उस पार्टी के दल के सिपाही हैं और एक साथ खड़े हुए हैं। पार्टी और नेता जिसे उचित समझेगा उसे टिकट देगा। नहीं, मेरा मतलब आपकी खुद की ओपिनियन की मैं बात कर रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं और सभी टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी महिला को टिकट दिया जा सकता है या जो है कांग्रेस किसी पुरुष को ही देगी। इस मतलब एक चर्चा का विषय जो बना हुआ है जनता के बीच में, इस संदर्भ में आपकी क्या है? मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो समीक्षा आप कर रहे हैं, ये समीक्षा हमसे वरिष्ठ लोग कर सकते हैं जिन्हें टिकट देना है। जैसे यहाँ पे अपनी पार्टी और दल की तरफ से किसे लड़ाना है, ये उनका स्तर की बात है। ये मेरे स्तर के समीक्षा करना या बताना मेरे स्तर की बात नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आप खुद 28 साल से आपने राजनीति किया, कांग्रेस में ही हैं आप, लेकिन ये चीज़ें भी स्पष्ट होती हैं कि इतना तो आपको पता होगा कि कहाँ पे किसे मिलना चाहिए। ये तो आपकी भी राय यहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये मैं आपके सामने रखूँगा कि दोनों में जो जंग छिड़ी हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सरकार यहाँ की है बीजेपी की है, साथ में यहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस को लेकर के अगर बात की जाए तो सिर्फ नगर पालिका मात्र मिला हुआ है या फिर सिहावल विधानसभा मिला हुआ है कांग्रेस को। आज इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो यहाँ के इस क्षेत्र की विकास की अगर बात की जाए तो लगभग आज नगर पालिका के चुनाव को इतने वक्त बीत चुके हैं लेकिन अभी भी विकास देखने को नहीं मिल पा रहा। आपको नहीं लगता कि जनता अगर विकास नहीं देख रही है, फिर भी अगर कोई वोट की बात करे तो जनता किधर जाएगी? देखिए, आपने जैसे विकास की बात की और सिहावल की बात की कि है। देखिए, विगत 20 वर्षों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है और 1 वर्ष हुआ नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बने। इसके पहले भी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के थे। यह सवाल थोड़ा सा ये ज़रूर पूछना होगा कि वर्तमान जिन्हें आपने कहा कि टिकट मिली है, जैसा मैंने सुना है सांसद महोदय को, तो जब वो सांसद बनी तो सीधी भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जहां उन्हें कुछ विकास करना चाहिए। तो जैसा मैंने सुना, अभी मुझे आंकड़े तो नहीं मिले हैं, तो सीधी विधानसभा में उन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में शायद कहीं कोई विकास कार्य नहीं किए। तो यहाँ की जनता तो
ठगा महसूस करेगी, क्योंकि वोट तो उन्हें भी दिया है। तो ये सवाल उनसे उचित होगा पूछना, जो यहाँ पे सांसद या विधायक या जनप्रतिनिधि या सरकार जिनकी रही है। कांग्रेस के पास 1 साल पहले नगर पालिका की सरकार आई है, तो नगर पालिका का काम है रोड, नाली, बिजली, सफाई, तो वो लगभग हो रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद आपको कई जगह से शिकायतें मिलती। अगर विकास दिखता तो जनता थोड़ा सा ये होती कि कांग्रेस को अगर ये मिला है तो गजब का विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं खिंचाव तो रहता जनता का। देखिए, नगर पालिका के अपने क्षमता पर कोई विकास नहीं करता। नगर पालिका के काम केवल इतना ही है। रही बात नए प्रोजेक्ट लाना, नए काम करना, तो जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है या कि जब केंद्र में सरकार रही, जो 5 ठो टंकियाँ देख रही हैं, आपको भी गोविंद दादा से आप पूछिएगा, सांसद थे उस समय, 23 करोड़ की जो योजना आई थी नल जल की सीधी नगर पालिका में, मनमोहन सरकार से दी हुई है, कांग्रेस की सरकार की दी हुई है। और सांसद तत्कालीन गोविंद मिश्रा जी थे, उनका लाया पैसा था, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोकसभा में वो थे, तो पैसा तो आता है ऊपर से। तो ये प्रोजेक्ट, और सरकार वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रोजेक्ट या पैसा या मंजूर करना, तो इसका अब आपको यही तो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, सुनिए। सिर्फ मैं साफ सफाई की बात कर रहा था, पैसा प्रोजेक्ट तो देखिए बाकी में ऊपर ही से पास होगा तभी तो सफाई हो रही, बराबर लगे हैं। अब देखिए, कचरा तो दिन भर आता है, रोज आएगा। आपके घर में सुबह कोई आया, काम किया, या कि आपने अपने घर की सफाई की, वो 1 घंटे बाद आएंगे तो फिर वही होगा। तो सफाई तो सुबह शाम जब होता होगा, कचरा तो दिखेगा ही, जब दिखेगा तो साफ होगा। तो निरंतर काम होता रहता है। थोड़ी सी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सीधी से भी उन्हें टिकट जिन्हें मिला वर्तमान वो सांसद रही हैं, और यहाँ से भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं, उन्हें भी वोट मिला है। लेकिन अब सोचिए विरोधाभास कितना है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्हें वोट भी मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद रही, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लेकिन सीधी विधानसभा से कौन सी ऐसी द्वेष भावना या परायापन था जो यहाँ पे एक पैसे का काम नहीं किया उन्होंने। और जो आज यही सीधी की जनता के पीछे उस पार्टी ने उन्हें उतारा है जनमत के लिए। ये आएगा समय, आगे आएगा। अभी तो मैंने ये सवाल दूसरों के माध्यम से समझा, सुना, और शायद जिनकी टिकट कटी वर्तमान विधायक की, उनके मुंह से सुना है एक इंटरव्यू में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई आंकड़े तो है नहीं, अभी तो उन्होंने पूछा है, अभी जनता पूछेगी। नहीं, सवाल तो देखिए बहुत सारे माने जो है सांसद के ऊपर उठाए जा रहे हैं। अभी तक ये कहा जा रहा कि इनके द्वारा सिर्फ रेलवे का सपना दिखाया गया कि सीधी में रेलवे आएगी, आज तक एक पटरी नहीं पहुंची अभी तक सीधी में। दूसरी बात अगर बात की जाए कि सिंगरौली की रोड को लेकर के बार बार फीते काटे गए, आज तक जो है तो रोड ही नहीं बनी, बल्कि लगातार लोगों की सिर्फ एक शमशान घाट कहा जा सकता है कि आए दिन जो है तो सड़क हादसा होता है, लोग मर जाते हैं, पीएम होता है, फिर से वो ले जाकर उन्हें जला दिया जाता है, रोड नहीं बन पा रही है। और अगर बात की जाए गरीबों की, तो आम जनता को नौकरी की बात की गई थी उनके द्वारा, आज तक नौकरी नहीं दिलवाई गई। जो भी दिया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया, उनके लिए आज लड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बल्कि अभी आपने सुना होगा शायद कि 10 लोगों को रीवा में बंद कर दिया गया था, वो यहाँ से जो जा रहे थे धरना प्रदर्शन के लिए, जो कि भोपाल जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, ये सारी चीज़ें हुई। तो इसके बावजूद भी जो है उनको टिकट मिला कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी क्या लगता है कि नहीं जीत पाएंगे या जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जितने सवाल आपने किए उसी के अंदर जवाब छुपा हुआ है। आपने खुद सवाल किया, उसी में जवाब है। और ये जनता और जनमत और सीधी की जनता तय करेगी कि क्या होगा क्या नहीं, वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हिसाब जरूर अच्छे से लेगी। क्या आपको लगता है कि भाजपा डरी हुई है? आखिर में विधायक का टिकट क्यों काटा उसने, जो कि लगातार यहाँ की जीते हुए प्रत्याशी थी, फिर भी जो है वो उनका टिकट काट दिया गया, बल्कि रीति पाठक को दे दिया गया। ये तो बहुत वो छोटी बात हुई। पूरे मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री तक उतर रहे हैं, तो आप उससे आकलन खुद कर सकते हैं। मतलब आपको भी लगता है कि आप खुद आकलन करिए ना, कि ये तो छोटा है कि यहाँ सांसद विधायक का हटा के सांसद को दिया गया, यहाँ तो केंद्रीय मंत्री उतर रहे हैं, जब शायद सीएम शिवराज सिंह तक को न उतारे, ऐसा संभावना लग रही है। नहीं, जनता तो ये अनुमान लगा रही है कि इस बार हो सकता है कि शिवराज सरकार, जो कि लगातार आप भी देख रहे हैं वादे पर वादे, पैसे पर पैसे बांटे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई धन, कुबेर धन मिल गया है और बस बांटे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको अगर नहीं मिला, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जितना उन्होंने कर्ज लिया है वो कौन भरेगा? वो यहाँ की जनता भरेगी। लगभग कोई एक दिन अभी आंकड़ा बता रहा था, प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये कर्ज के ऊपर हम लोग डूबे हुए हैं। और रही बात, आपने कहा कि खजाना लुटा रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह विधायकों को खरीदा तो सोचा हमारे प्रदेश की जनता भी बिकाऊ है, उनको खरीद लो, उसी के लिए ये सब हो रहा है।
अब जनता की बिकने की बात करें या विधायक की बिकने की बात करें तो देखिए पिछली बार सरकार जो है जनता के द्वारा बनाई गई थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता और कुछ मंत्री, कुछ विधायक जो कि बिक कर चले गए वहां। तो इस बार क्या जनता विश्वास कर पाएगी कांग्रेस पर कि वो आपको वोट दे और आपका कांग्रेस जो है तो फिर से बिके ना? देखिए, कांग्रेस नहीं बिकी है। कुछ तथाकथित लालची लोग और कुछ तथाकथित जिनका यही पेशा रहा खानदानी, उनकी वजह से, और कुछ दबाव में जो ईडी और छापे का डर दिखा के, अभी आपने जैसे कहा कि 10 लोगों को बंद कर दिया, ये दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, डरा के धमका के, तो कुछ लोग दब गए। सभी परिवार से जुड़े हुए हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई हो, कहीं ना कहीं डरे होंगे, कहीं ना कहीं बिके होंगे, किसी न किसी लालच से गए होंगे। लेकिन उसी तारतम्य में इस बार जो लिस्ट आप बता रहे थे कि लेट आ रही, टिकाऊ और बिकाऊ न हो ऐसे लोगों को ठोक बजा के टिकट देना है और बाहर से आयातित लोगों को नहीं देना है। अपने जो जिनका बैकग्राउंड सही हो, जिनका परफॉर्मेंस सही हो, जिन्होंने पार्टी में लंबे समय से काम किया हो, उसको ही टिकट दी जाएगी। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पिछली बार देखा ये गया था कि अगर चुरहट विधानसभा की बात की जाए तो अजय सिंह राहुल भैया को लगातार लोगों ने जिताया, लेकिन पिछली बार उन्होंने जो है उनको हरा दिया। सरतेंदु तिवारी को उन्होंने चुना और वो विधायक, वर्तमान विधायक आज भी हैं, और इस बार फिर से वो इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमें अपनी ही सरकार वहाँ पर लानी है। क्यों बदलाव किया गया था इस बारे में कुछ आप बताएंगे? कैसा बदलाव? पिछली बार जो विधायक का बदलाव हुआ, क्या वजह रहा बदलाव करने? उसमें तो हम कांग्रेस पार्टी और हम आदरणीय भैया जी की और कार्यकर्ताओं की थोड़ा सा लापरवाही हुई और ध्यान न देना, उसकी वजह से ऐसा हुआ। जिस तरह आपने पढ़ा होगा किसी कहानी में कछुआ और खरगोश की बात, उसी तरह हुआ। और ये तो अपनी कमियां हैं। यहाँ तक कि आप जो जीते विधायक हैं उनसे पूछिएगा, उन्हें खुद आभास नहीं था कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा। वो तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग, हम जैसे लोगों से गलतियाँ हुई, लापरवाही हुई, इस वजह से चुनाव फिसल गया। फिर से जो है सिहावल से जो टिकट कंफर्म होने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं जीते हुए प्रत्याशी आपके कमलेश्वर पटेल जी भी हैं। अगर उस विधानसभा की बात की जाए तो उनके सामने जो है अब विश्वामित्र पाठक आ चुके हैं, जिनका सीट जो है टिकट में उनका कंफर्म हो गया कि उनका टिकट उन्हें मिल चुका है। अब इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो पिछली बार 32,000 जो है वोट बीजेपी को मिला था, जबकि 27,000 वोट उनको खुद मिला था, निर्दलीय मिला था, किसी पार्टी से वो नहीं थे। इस बार आपको ये नहीं लगता कि वहाँ जो है बीजेपी का राज होगा? देखिए, ऐसा है, जो हमारे वर्तमान विधायक कमलेश्वर जी हैं, इन्हीं प्रत्याशी को, जिनका आप नाम लीजिए, जिन्हें अभी टिकट मिली है, उसके पहले 33,000 ही वोटों से हराए थे, याद होगा आपको। और भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ प्रत्याशी ही नहीं है, किसे उतारेंगे? लेकिन 7 बार विधायक जो कि लगातार बने इंद्रजीत पटेल जी, उनको हरा कर विश्वामित्र पाठक आए थे। 7 बार लगातार विधायक रहे। इसके बाद विश्वामित्र पाठक जो है उनको हराने के बाद सामने आए, फिर इसके बाद वो 2 बार हारे, जो कि कमलेश्वर पटेल से हारे आप। अब इसके बाद फिर से अब आमना सामना होगा। इस बार क्या लगता है आप? नहीं, इस बार तो चुनाव, इस बार भी कांग्रेस पार्टी के हमारे कमलेश्वर पटेल जी हैं और विधायक हैं वर्तमान में, और अच्छे वोटों, प्रचंड मतों से जीतेंगे चुनाव। मैंने बताया ना कि 2013 में भी उन्होंने 32-33 हज़ार से उन्हें चुनाव हराया था। रही बात, आपने कहा 7 बार के विधायक माननीय इंद्रजीत कुमार जी थे। देखिए, क्या है कि जब सिहावल विधानसभा बना 2008 में, परसीमन होकर सीधी और सिहावल, तो पहले जहाँ आज कमलेश्वर पटेल जी हमारे का गृह ग्राम सुपेला है, वो भी सीधी विधानसभा में आता था। तब का परसीमन दूसरा था। और 2008 में जब परसीमन हुआ तो सुपेला से लेके देवसर और आगे वहाँ तक का क्षेत्र नया क्षेत्र था, इसलिए जनता भी नहीं समझी, वो भी नहीं समझ पाए। अच्छा, अब आज सीधी का माहौल ये बन चुका है कि लोगों का ये कहना है कि पंडित केदारनाथ शुक्ला को टिकट जब नहीं मिला तो वो कांग्रेस की तरफ आएंगे और कांग्रेस में अपना जो है हाथ बढ़ाएंगे, और अगर उनको टिकट यहाँ से मिला तो कांग्रेस से वो जीतेंगे भी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में वो आएंगे? क्योंकि आप खुद इतने दिनों से मौजूद हैं और ये भी कहा जाता है कि आप जो है उन्हें अच्छे से जानते पहचानते हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस में वो आएंगे या नहीं? सीधी जिला में राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर व्यक्ति एक आपसी परिवार की तरह है, चाहे कोई किसी भी दल में हो। आपस में सबके अच्छे संबंध में, एक दूसरे के दुख सुख में लोग पहुंचते हैं, सबको एक दूसरे को लोग जानते हैं। उनकी राजनीतिक जो शुरुआत रही, जो जिस दम पर वो आज स्थापित हुआ, इतने दिनों तक राजनीति में रहे,
उनका व्यक्तिगत जो जीवन और आचरण और सोच और उनके जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत में तो नहीं लगता, पर ये राजनीति का है, कब कौन कहाँ आ सकता है, कब कौन कहाँ जा सकता है, ये किसी के बारे में अभी से आकलन करना उचित नहीं होगा। कोई भी स्वागत है हमारे कांग्रेस पार्टी में, अगर वो आए, कोई और आए, स्वागत है और हमारे पार्टी को मजबूत करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि एक स्क्रीन पर जो है फोटो आप देखेंगे कि आपका जन्मदिन, अभी कुछ ही दिन पहले आपका जन्मदिन था और राहुल भैया के कार के ऊपर जो है रखा गया बोनट पे केक कटा, जो साथ में आप मौजूद हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप राहुल भैया के काफ़ी नज़दीक हैं, जो उन्हीं की गाड़ी पर केक कट रहा है, आपके द्वारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपने केक राहुल भैया को खिलाया। और लगभग 28 साल की राजनीति में ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर साल 2 साल अगर किसी के पास रहे तो वो करीबी हो जाता है। तो आप 28 साल से हैं तो मतलब ये बेशक कहा जा सकता है कि आप करीबी होंगे। आपको नहीं लगता कि आपको भी कहीं ना कहीं टिकट देना चाहिए था, या अभी तक जो है वो इस लायक नहीं समझ पा रहे कि आप विधानसभा में चुनाव लड़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर मैंने कहा ना कि 18 में भी मेरा नाम था, लेकिन क्या है कि 2013 में माननीय कमलेश्वर द्विवेदी जी जब चुनाव लड़े थे तो 2200 मतों से वो चुनाव हारे थे विधायक, वर्तमान विधायक से। उसके बाद उन्हें टिकट इसलिए दिया गया कि कम अंतर से उनका चुनाव पराजित हुए थे, इसलिए उन्हें दोबारा मौका दिया गया। पर अब लंबे अंतराल से हार गए, 20,000 के लगभग। हाँ, और इसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी हों, राहुल भैया जी हों, इनके बराबर इंटरव्यूज़ और इनका कहना रहा है कि हम नए और युवा चेहरे को टिकट देंगे, नए लोगों को मैदान में उतारेंगे। इस वजह से इस बार सीधी में भी कई नए लोग तैयार हैं, नए सिपाही तैयार हैं, अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित हैं जो लड़ने के लिए। अब ये तय करना नेता का काम है। उसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी में आज तक जिला अध्यक्ष हम ऐसा 60, 65, 70 साल के लोग बनते थे, लेकिन जब ज्ञान सिंह जी बने तो एक 50 या 51 साल का युवा व्यक्ति जब बना तो उससे लोगों को उम्मीद जगी। और हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया जी ने, कमलनाथ जी ने हमेशा कहा कि हम इस बार नए लोगों को मौका देंगे सीधी में। इसी लोगों में एक उम्मीद बनी हुई है और नए लोगों को मौका मिलेगा। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो उभरते हुए नेता एक देवेंद्र मिश्रा हैं जो कि बढ़ौरा से हैं, वो भी आसार लगा रहे हैं, उनके बड़े पोस्टर बैनर लग रहे हैं। साथ में आपने भी फ़ोटो छपवाया था और कैलेंडर वगैरह आपने भी बंटवाया था। तो जनता के बीच में ये भी देखा जा रहा था कि शायद इस बार आप भी चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और आपको भी जो ये मौका मिलना चाहिए। तो जनता की जो ये उम्मीद थी, पोस्टर बैनर जो आपने छपवाया, क्या वो सही है? देखिए, पोस्टर बैनर मैंने चुनावी दावेदारी के लिए नहीं छपवाया था ना, उसके लिए बांटा हूँ। इसके पहले भी मैं कई बार कैलेंडर या पोस्टर का काम किया हूँ, और मैंने जो भी कैलेंडर या पोस्टर बांटे हैं तो उसमें कांग्रेस की जो 5 नीति और 11 नीतियाँ जो कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए उसके प्रचार के लिए बांटा है। अभी भी चल रहा है हमारा ये, गाँव क्षेत्र में लोग बुलेटिन या कैलेंडर दे रहे हैं, तो कांग्रेस की नीतियों का प्रचार है। हाँ, अब ये है कि अब हमने अगर छपवाया तो अगर हमने अपनी फ़ोटो लगा दी तो वो गलत है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। नहीं, जनता की है कि भाई आपके द्वारा जो फोटो पोस्टर बांटे जा रहे हैं, तो देखिए एक पहचान, एक छवि की बात होती है। पहचान अगर 28 साल से कांग्रेस में है तो जो कांग्रेस से जुड़ा होगा, जो नेता से जुड़ा होगा, वो लगभग ऐसा नहीं है जो मुझे ना पहचानता हो। ठीक है, बहुत से लोगों को हम नहीं जानते, हमें भी नहीं जानते हों, कुछ लोग नाम से जानते हैं, चेहरे से नहीं जानते होंगे, वो अलग विषय है। और लोग जो लगा रहे हैं 2 महीना की लगा रहे हैं, सब कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए लगा रहे हैं। कांग्रेस के ही साथ जो सबने कांग्रेस का ही प्रचार कर रखा, कांग्रेस ही मजबूत हो रही है। इससे कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए और ज़्यादा। और इससे तो कांग्रेस मजबूत और कांग्रेस का एक माहौल बना हुआ है। आपका नाम काफ़ी विवादित रहता है, कहा जाता है कि आपस में ही जो है कहीं ना कहीं कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं अंदर ही अंदर कुछ लोगों से, अपने ही पार्टी में। कुछ ऐसा कुछ वाकई में है या सिर्फ ऐसे ही अफवाहें उड़ रही हैं? अब कोई विषय बताइए तो बताएं। बाकी रही बात न्याय और अन्याय सत्य के लिए तो मैं हर व्यक्ति से लड़ने को तैयार हूँ। अगर लड़ाई की बात है तो राजनीति हो या घर हो या परिवार हो, अगर सच्चाई की बात को, अपनी बात को हम रखना लड़ाई है तो लड़ाई ही मानिए।
बिल्कुल। दूसरी बात, लेकिन ऐसा कोई विषय आप बताइए कि इससे मेरा विवाद हो, जिससे मेरे संबंध ना हो। मेरे तो सबसे बराबर संबंध है, अच्छे संबंध। मैं जब इस बारे में चर्चा किया, आपके बारे में मैंने जानना चाहा जब, तो ये बातें स्पष्ट आई कि उनका जो है आप पार्टी में ही कुछ लोगों से विवाद बना रहता है, उनका जो व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ। लेकिन जब मैंने इस बात को पूछा तो उन्होंने खुल के नहीं बताया, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ। देखिए ऐसा है, ये हर दल हर पार्टी में आपसी खींचतान भले रहता रहे, लेकिन हम लोग कांग्रेस परिवार में बहुत अच्छे से एकजुट होकर रहते हैं। किसी विषय, मान लीजिए किसी विषय के लिए मेरा सोच, मेरे विचार ये है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, आपके विचार कोई दूसरे हैं। अगर विचारों की बात आएंगी तो विचारों में मतभेद हो सकता है। आप कुछ रखेंगे, सामने वाला कुछ रखेगा, तीसरा कुछ रखेगा। इसके बातों को अगर कोई समझे कि ये है, तो मुझे जो सही लगेगा मैं वही बोलूँगा, आपको जो सही लगा आप बोलेंगे। ये कोई विवादित विषय नहीं है। हाँ, रही प्रतिस्पर्धा होगी किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी को किसी वजह से लिए, तो हर दल में होता, हर जगह हो। इसकी चिंता करके फिर राजनीति क्यों करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि आपके घर से जो है काफ़ी संपन्न परिवार है आपका, और लगभग घर से कई लोग हैं जो कि पुलिस विभाग में रहे। अब तो खुलकर आप ही बता पाएंगे कि आपके घर से कितने लोग पुलिस विभाग में हैं। घर भी काफ़ी संपन्न रहा, आप खुद बता रहे हैं कि हम जो है पार्षद रह चुके हैं वार्ड क्रमांक 18 के। तो ये चीज़ें भी स्पष्ट मैं आपको कर दूँ कि लगातार सेवा की जो भावना रही आप में हो या आपके परिवार में हो, वो निरंतर बनी हुई है। क्योंकि जन सेवा, पुलिस की सेवा मतलब जन सेवा, साथ में आपने भी अपने वार्ड में जो है सेवा निरंतर किया है। तो आपके परिवार के बारे में थोड़ी सी जानना चाहूँगा और जनता को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप बताना चाहें तो, कि मतलब आपका परिवार जो पुलिस में भी कुछ पता चला कि टीआईयू है आपके भाई या फिर आपके परिवार में ऐसा कुछ। अब ये विषय तो इंटरव्यू का नहीं था, लेकिन आपने छेड़ दिया। मेरे पिताजी टीआई थे, अब नहीं है इस संसार में। 2012 में उनका देहांत हो गया। और भाई साहब थे, वो भी 2017-18 में रिटायर हो गए। माँ हैं, हम हैं। और मेरा जन्म 1975 में जब आपातकाल था तो यही सीधी में हुआ था। करीब 60-65 वर्षों से अपन लोग यहाँ हैं। और एक बहन भी थी सब इंस्पेक्टर, 2001 में उसका एक्सीडेंट हो गया था इंदौर में, उसका देहांत हो चुका है। और 3 बहनें हैं और हम हैं। और हाँ, थोड़ा खेती बाड़ी का अपने पास है। और बहुत संपन्न, जो बार आपने बात की थी, इतने संपन्न हम इस यहाँ नहीं हैं। हाँ, ये है कि कलेजे से ज़रूर संपन्न है, कलेजे से कमजोरी नहीं रहती कहीं भी। और रही सेवा भावना की बात, तो आपने अभी कैलेंडर पोस्टर की बात की तो मुझे भूल गया था। जब अभी कोरोना काल आया था तो उस समय भी मैं बराबर बाहर निकलता था और हॉस्पिटलों में लोगों की, गरीबों की मदद के लिए कई सामग्रियां स्वास्थ्य संबंधी, और उसमें जो उस समय स्टीम वाइपराइजर या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होते थे, मास्क, सैनिटाइजर, मैंने खुल के लोगों की सेवा की थी जितना मेरे। इसलिए नहीं, एक मानवीयता के आधार पर, क्योंकि उस समय मेरे घर में मेरे माँ को, भाई को हो गया था। 1.5 महीना मैंने आइसोलेट रखा, मैं घर से बाहर रहा करता। तो तब मुझे लगा कि जीवन में कुछ नहीं है जी। आज है कल कोई नहीं रहेगा, तो जो है अपने पास, तो आम लोगों को जितनी मदद कर सकते हो करना चाहिए। उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे, तो एक मानवीयता के आधार पर अपन ने किया। और आज भी लगे, आगे भी लगे। रही बात की क्या टिकट मिलेगी, किसे मिलेगी, क्या होगा, ये भाग्य और समय और नेता के ऊपर निर्भर करता है। मेरे भाग्य में ईश्वर ने अगर इस धरती पर मुझे उतारा है, आपको उतारा, तो आपके लिए भी कुछ निर्धारित किया होगा, मेरे लिए भी कुछ निर्धारित किया होगा। तो जब वो चाहेगा तो कोई नहीं रोक सकता, अगर वो नहीं चाहेगा तो कहते हैं ना, कोई सामने परोसी हुई थाली भी चली जाती है, होगा। रही बात वर्तमान में, आपने कहा अभी कि टिकट कटा वर्तमान विधायक का सांसद को मिला, तो पार्टी भी इस चीज़ का आकलन करेगी कि उनका टिकट कटा, तो उस दल से कौन व्यक्ति ऐसा है हमारे पास जो उस दल का भी वोट, उस ग्रुप का भी वोट निकाल ले आएगा। वो आकलन करना नेता का काम है जी, पार्टी का काम है। हम लोग तो सिपाही हैं, जंग के लिए तैयार हैं। कुछ चीज़ें और भी मैं आपसे ये आखिरी सवाल के रूप में पूछना चाहूँगा कि लगातार देखा जा रहा कि भाजपा में से अभी इस्तीफा दिया गया, और इस्तीफा जो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि वो है डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जो लगातार जो है ये देखने को मिला कि उनका खुद का अस्पताल है, अस्पताल में वो उपचार करते हैं, और लगभग आज उनके बेटे के द्वारा भी वो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। स्थितियाँ ये देखी जा रही हैं कि हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ये इस्तीफा जो है लगभग जैसे ही सीट कंफर्म हुई, टिकट मतलब कंफर्म हुआ, इसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि टिकट कंफर्म के आधे घंटे में जो है उनका सोशल मीडिया में इस्तीफा देखने को मिला। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या वो सिर्फ विधायक के टिकट के लिए, विधानसभा के टिकट के लिए ही ये सब कर रहे थे? पोस्टर बैनर हर जगह देखा गया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया सिर्फ ये देखने के लिए कि मतलब मुझे टिकट नहीं मिला मैं पार्टी छोड़ दूंगा, या ऐसा तो नहीं कि फिर से वो भी कांग्रेस में आजमाना चाह रहे हैं?
देखिए, आप डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं। उनके पुत्र अनूप मेरे बचपन के साथी मित्र हैं। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही वार्ड में रहते हैं और हमारा पारिवारिक संबंध है। रही आपने हॉस्पिटल की बात की या उनके होटल, किसी भी चीज़, वो उनका व्यक्तिगत व्यवसाय है और हर व्यक्ति व्यवसाय में रहता है, वो अलग है, विषय है। और रही राजनीति की बात पिताजी की, तो राजनीति की बात अलग है। उनका इस्तीफा देना उचित है कि नहीं, ये मेरे से बेहतर तो वो खुद ही बता सकते हैं। हाँ, रही दूर से आकलन करने, तो इतने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उन्हें अगर इतनी जल्दबाजी में दिया तो उन्होंने इस्तीफा पार्टी से नहीं दिया, उन्होंने अपने सभी दायित्वों से दिया है। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। ये जो कयास लगा रहे हैं लोग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, तो उनका जो त्याग पत्र से थोड़ा ठीक से आप पढ़िएगा। जी जी, मैंने देखा सभी दायित्वों से ही लिखा हुआ उसमें। तो वो अभी पार्टी में हैं अपने, अब पार्टी की सेवा करेंगे, उन्होंने अपने दायित्वों से दिया होगा, ये उनका स्वतंत्र विचार है, वो उनका आकलन है, उसमें हम अब क्या बोल सकते हैं। जी, तो लगातार आपने देखा जो आज हमारा जो ये इंटरव्यू था और हमारे साथ जो मुलाकात थी आपकी थी संदीप उपाध्याय जी, जो कि लगातार 28 सालों से कांग्रेस में रह करके जनता की सेवा करते आए और ये भी देखा गया कि NSUI अध्यक्ष भी आप रहे और साथ में स्टूडेंटों यानी कि छात्रों का भी साथ आपने दिया, जनता का साथ दिया। अब यही चीज़ें सामने आने को रह गई हैं कि इस बार जो है टिकट मिलेगा तो मिलेगा किसे, क्योंकि सामने जो है कोई मुखड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। वजह जो है इस संदर्भ में हम बात करेंगे आपसे। जैसे आपने कहा अभी कि किसे मिलेगा, कैसा होगा, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि निर्णय पार्टी और नेता करते हैं। हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं इस ज़िले में खासकर, तो उनके शरीर में जो राजनीतिक खून दौड़ रहा है वो आदरणीय दाऊ साहब और राहुल भैया का है। राजनीतिक ब्लड उन्हीं का है, कोई कहीं भी हो और कैसी भी सोच रखता हो। तो निर्णय लेना आदरणीय राहुल भैया, कमलेश्वर जी का काम है और समय आने पर वो सही निर्णय लेंगे। कोई भी आपने देखिए कि केवल चेहरे भर से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। उनको चेहरे के साथ साथ सामने वाले का वोट बैंक कैसा है खींच के लाना, यहाँ के लिए कैसा शेड्यूल, उसका व्यक्तिगत सोच कैसी है, उसका चाल चरित्र कैसा है, सब कुछ देख के निर्णय होता है। तो ये निर्णय वही करेंगे जिनको करना है। हम किस लायक हैं, हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, इसके लिए आईने के सामने जाना पड़ेगा। हम अपने आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। इसलिए जितने भी सिपाही हैं हमारे, वो उनका सबका के बाद वर्तमान स्थितियों में सीधी के उम्मीदवार के सामने और इस त्रिकोणीय संघर्ष में कौन सही उचित होगा, वो नेता और पार्टी तय करेगी। आखिरी सवाल अगर बात की जाए तो सीधी में हर वर्ष जो है अब ये देखा जाता है कि जातिवाद चलता है, यानी कि जो अगर सामने ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ही रखते हैं, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय को रखते हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं है। आप चुरहट चले जाइए, सिहावल चले जाइए, सीधी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि इसके पहले 2008 में जब परसीमन हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय भंवर साहब को चुनाव उतारा था क्षत्रिय वर्ग से जी, और काफ़ी अंतराल रहा और काफ़ी अंतराल से वर्तमान विधायक चुनाव जीते थे 2008 में। और सीधी विधानसभा जब बनी 2008 में परसीमन के बाद, तो कोपत बनास क्षेत्र का करीब 40 से 50% एरिया सीधी विधानसभा में आया। उस समय के तात्कालिक विधायक भंवर साहब थे, इसलिए पहला उनको उतारा गया। तत्कालिक विधायक थे और बड़ा चेहरा था और क्षत्रिय चेहरा था। जब वो उनके साथ ऐसा अंतर आया तो 2013 में कमलेश्वर द्विवेदी जी पूर्व प्रत्याशी हुआ करते थे, विधायक भी थे और मंत्री भी थे, एक ब्राह्मण चेहरा था, तो फिर उन्हें उतारा गया। तो जब उन्हें उतारा गया तो 2200 से पराजित हुए, मतलब जीत के करीब जाके। तो ये लगा कि हो सकता है दूसरे टर्म में चुनाव जीते, तो 2018 में उन्हें पुनः चुनाव का टिकट दिया गया। अब उस बार लंबा अंतराल हो गया 20,000 के लगभग, और उम्र भी हुई। उन्होंने भरे मंच में कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राहुल भैया, कमलेश्वर जी, पूरी जिला कांग्रेस की टीम, सभी लोग पदाधिकारी थे। लंबी बृहद बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमें कई पदों से मंत्री विधायक कई बार हमें टिकट भी दिए, बड़ा सम्मान दिया। उसके साथ साथ जनता ने भी हमें बड़ा सम्मान दिया। पूरा जीवन मेरा निर्दाग, इस राजनीतिक जीवन में किसी का जीवन पूरा निर्दाग बीत जाए बिना आरोप प्रत्यारोप के, बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने इस बड़े भावना के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए भावुक बयान भी दिया कि अब मुझे नहीं, नए लोगों को मौका दिया जाए। तो अब उसके बाद हम 2023 आ रहा है, तो लगभग वो आप अंतर देखिए कि
किस वर्ग को उतारने में कितना और किस वर्ग को कितना, ये सब आकलन उनका करना काम, हम और आप तो डिस्कस कर सकते हैं। निर्णय लेना, आकलन करना, सर्वे करना, ये सब प्रदेश अध्यक्ष राहुल भैया जी, राष्ट्रीय नेता लोग सब ये वर्क कर रहे हैं और सर्वे भी कर रहे हैं। उन्हें जो उचित लगेगा उसे देंगे, और जिसे लगेगा, जिसे भी देंगे, आज तक जिसे भी उम्मीदवार या प्रत्याशी बनाया है तो बेहतर लोगों अच्छा निर्णय लिया है, आगे भी जो निर्णय लेंगे तो बेहतर और अच्छा निर्णय लेंगे, और इसके साथ पूरी पार्टी रहेगी। अभी हम भैया आक्रोश यात्रा में राहुल भैया जी आए थे, यहाँ पे पूजा पार्क में सभा भी हुई थी, उन्होंने सबसे यही निवेदन किया कि अब 20 वर्ष हो गए, अब हमें एकजुट रहना है, पार्टी किसे भी टिकट दे, एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी को जिताना, सिंबल को जिताना है। व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा, पार्टी सिंबल को जिताना। अगर पार्टी के प्रति आप लोगों को निष्ठा है, सवाल है, और नहीं तो यही एक दूसरे का, हम कभी हम आए तो हम आपकी खींचेंगे, आप हमारी खींचोगे, तो वो तो चल ही रहा, देखते हैं कितने दिन चलेगा। कोई व्यक्ति खुद महान हो अगर कि नहीं मैं ही जीत सकता हूं, तो उसे सिंबल या पार्टी की जरूरत नहीं, वो तो निर्दलीय भी जीत सकता है, और कई लोग जीतते भी हैं निर्दलीय, तो उन्हें पार्टी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं, तो निर्दलीय लड़ ले चुनाव। तो ये चीज़ें स्पष्ट अभी भी नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर रीति पाठक के सामने कौन आएगा, ये आपके द्वारा नहीं बल्कि आपका कहना ये है कि हमारी पार्टी तय करेगी कि आखिर में कौन से चेहरे को हम सामने रखें। और ये चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कई सारे चेहरे हैं, आप भी उनमें से हो सकते हैं। यहाँ पर जो और पूर्व में देवेंद्र सिंह मुन्नू है वो भी हो सकते हैं, या फिर रंजना मिश्रा का भी नाम आ रहा है कि महिला सामने हो तो वो भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। अब ये तो वाकई में कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी कि सामने उनके कौन होगा। अब स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि जनता के द्वारा ये बातें चलकर सामने आ रही हैं कि जनता ये कह रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस भी अब महिला ही उतारे सामने, या फिर ये भी हो सकता है कि कांग्रेस जो है बीजेपी की नकल न करते हुए कुछ और भी सोचेगी, अच्छा सोचेगी, और हो सकता है कि पुरुष भी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं चलकर जो सामने आ रही हैं, और भी बातों को हम स्पष्ट करेंगे, आगे मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन संजय सिंह चौहान के साथ जो आज की मुलाकात थी, हमारी वार्तालाप थी संदीप उपाध्याय जी के साथ। लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।